वो बच्चे जो डिज़र्विंग हैं या जो डिज़ायर है जिनकी जो स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इस मसले को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? जो बच्चे वालिदैन ने जिनको काम सीखने के लिए भेज दिया है, अब वो कहते हैं जी वो हमें कुछ अर्न करके दे रहे हैं। एक बच्चा 10-12 साल का, वो किसी भी शॉप पे काम करता है, वो मंथली 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, बहुत ज़्यादा डिजर्विंग फैमिलीज तो अफोर्ड नहीं कर सकती। पार्ट टाइम जितनी भी शॉप्स के ऊपर काम करने वाले बच्चे उनको काम करवाएं। फर्स्ट टाइम हम उनको बुक्स वगैरह या जो भी उनकी यूनिफॉर्म या उनका जो भी खर्चा है, उनके पेरेंट्स को कहें कि ये हमारी टीम उसको अफोर्ड करेगी। ऑब्वियसली हम जितना भी सपोर्ट हो सका उसको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अरमाडा। नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ीशान, जो कि उम्मीद सहल के फाउंडर और CEO हैं। उम्मीद सहल में बहुत सारा काम कर रहे हैं, जिसमें मैरिज ब्यूरो, उसके साथ साथ फ्री चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से और साथ साथ एजुकेशन भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं और स्वीट होम्स में स्किल्स फ्री ट्रेनिंग्स भी देते हैं। इनकी मुख्तलिफ टीम्स हैं जो डिफरेंट इदारों में जाके काम करती हैं, वहाँ पे बच्चों को स्किल्स देती हैं और उसके साथ साथ मैरिज ब्यूरो में बहुत सारा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें फ्री जोड़ों की वो शादियाँ भी करवाते हैं और साथ साथ फ्री एजुकेशन वो लोग जो डिज़र्विंग हैं या जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामा ये 5 सालों से ये सर अंजाम दे रहे हैं। और हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ीशान सिर्फ एक ना सिर्फ मसीहा हैं बल्कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद का ज़रिया भी बने हुए हैं। तो आइए आप उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सर, ये इतना बड़ा कारनामा और ये 5-6 सालों से आप रन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकासद थे और क्या सोच थी जो आपने उम्मीद सहल लेके चल रहे हैं आप? असल में ज़िंदगी में जो आपको टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको दर्द मिला होता है, और वो जो दर्द होता है और अगर आप एहसास रखने वाले हैं, वो दर्द तो बहुत सारे लोगों को मिलता है। आप उस दर्द को समझते हैं और फिर आपके दिल में ये तड़प उठती है कि जो मेरे ऊपर बीत रही है, कम से कम मैं अपनी तरफ से मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, मुझे जो रिसोर्सेज मिलेंगे, उनको मैं पॉजिटिव वे में ट्रांसफ़र करके मैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। सो उसके अंदर एक, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, इनिशियली उम्मीद सर बनाने का आइडिया और ख़्याल यहाँ से आया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो फर्स्ट स्कॉलरशिप मैंने अपनी तरफ से कलेक्ट करके जमा करवाया, सबमिट करवाई। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने जाना है और उसकी फ़ीस मेरे पास है नहीं, इधर उधर देख रहा हूँ कहीं से मिल जाए। तो एक तरफ मायूसी सी, एक तरह की मायूसी सी छा गई थी। फिर मुझे अचानक से कॉल आई, मैंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था पीफ का, पहले रिजेक्ट हो गया। मुझे समझ नहीं वो कहाँ से कॉल आई, चूँकि मुझे पहले इनकार हो चुका था। फिर कॉल आती है, ज़ीशान साहब बात करें। जी ज़ीशान अर्ज़ कर रहा हूँ, आप फ़लाँ ऑफिस में आ जाएं। फिर दोबारा इंटरव्यू होता है, हालांकि एक दफ़ा इंटरव्यू होता है, आप रिजेक्ट हो जाते हैं। वो जो दूसरा इंटरव्यू हुआ था ना, मुझे लगा कि यार ये कोई ना, बैठ के जब इंटरव्यू दे के आया, मैं सिलेक्ट हो गया, मुझे स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने नवीद सुना दी। तो मैं घर में आके सोचता रहा कि यार इंटरव्यू एक मरतबा तो मेरा दूसरी मरतबा क्यों हुआ। लाइक कोई इस तरह की चीज़ है जो आपको पीछे से बैक कर रही है, पीछे से किसी की दुआ, मतलब दुआ है उठा के आपको किसी मकाम पे पहुंचाना चाहिए। उसको फील करता रहा कि यार दूसरी मरतबा इंटरव्यू क्यों हुआ। तो मुझे लगा कि यार एक्चुअली किसी की दुआ है, कोई मुझे उठा के किसी मकाम पे पहुंचाना चाह रहा है। तो वो एक जो दर्द था ना, उसको मैंने फील किया। फिर मुझे लगा कि अच्छा, फिर वो स्टडी भी कंप्लीट हो गई, खुलासा। फिर मैं लाहौर आ गया। मतलब वो मुझे लगा कि वो स्कॉलरशिप था जिसने स्टडी मास्टर पूरा कंप्लीट करवाया, फिर वहाँ से लाहौर आने का सबब बना। तो यहाँ पे आके जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो दिल के अंदर वो तड़प थी कि अगर वो एक स्कॉलरशिप ना मिलता तो मेरी स्टडी कंप्लीट ना होती, एक स्कॉलरशिप ना मिलता मेरी स्टडी कंप्लीट ना होती। तो वो एक जुस्तजू, एक तड़प, एक ख्वाहिश थी कि मैं भी लोगों के लिए, लोगों को सिर्फ एक स्कॉलरशिप चाहिए होगा, ये एक सेमेस्टर फीस चाहिए होगी, उनकी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, डिसकंटिन्यू होने के खदशात होंगे, तो मैं उनको उनकी स्टडी कंटिन्यू करवा के अगर मैं एक स्टूडेंट की भी हेल्प कर सका तो मैं करूँगा। तो बस ये पीछे उसके सोच थी जिसकी वजह से मैंने उम्मीदें से स्टार्ट की। ठीक है, आपने सर यूनिवर्सिटी में एक सोच आई, आजकल बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं सोशल एक्टिविज़म और बहुत सारा यकीनन दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और फिर इसके पीछे कोई और लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल पे ये कर रहे हैं? अच्छा, फ़िलहाल सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। ओबियसली जब मैंने स्टार्ट, मेरे माइंड में आइडिया आया, मैंने सोशल मीडिया को बीच में इस्तेमाल किया टूल के तौर पे कि अच्छा इसको अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो हमेशा हम डिस्कशन करते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर बड़ी नेगेटिविटी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ जाना है।
नेगेटिविटी तो है, रास्ते दो हैं, वो अल्लाह पाक ने भी बता दिया, एक मूसा का रास्ता है, एक फ़िरौन का रास्ता है, एक आका अलैहिस्सलाम का रास्ता है, एक अबू जहल का रास्ता है। अब आपने इंतखाब करना है, आपने किस तरफ जाना है। रास्ते तो दोनों बता दिए हैं, अल्लाह पाक ने आपको दिमाग भी दे दिया, सलाहियतें भी दे दी हैं, अब आप उसका इंतखाब करेंगे। मैंने सोशल मीडिया को अच्छे टूल के तौर पे इस्तेमाल किया और फिर उसके अंदर कुछ ग्रुप्स थे, मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे एडमन्स लोगों से मुशावरत करके मैं इस तरह एक वेलफेयर का काम करना चाह रहा हूँ। खैर वो मतलब किसी ग्रुप के, पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रुप था, तो उसके एडमन से मेरी बात हुई, तो फिर उसके थ्रू सोशल मीडिया के फिर मैंने स्टूडेंट्स को अप्रोच किया यूनिवर्सिटी के। फिर मैंने पहला जो सेशन था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किया वीसी ग्राउंड में, और वहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया। और फिर मैंने उनको बताया कि मैं इसलिए उम्मीदें सैर बनाना चाहता हूँ और मिल के पाकिस्तान की यूथ के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो ये एक सफ़र वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। कोई स्पेशली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब हम बस अपनी मदद आपके साथ, स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, जानने वाले हैं, कोलीग्स हैं, वो कोई भी हमारे पास केस आता है, किसी को 30 चाहिए, किसी को 40,000 चाहिए, किसी को 50। अभी रिसेंट मेरा इस लास्ट मंथ 30,000 एक स्टूडेंट को दिया, उससे पिछले महीने एक केस आया, उसको 60,000 उसके अंदर हमने स्टूडेंट को पे किया। तो इस तरह मुख्तलिफ केसेस आते हैं, हमारी टीम जाती है, वेरिफिकेशन करती है और हम उसको सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और अकेले तो यकीनन आप मैनेज नहीं कर रहे होंगे, आपकी मुख्तलिफ टीम भी होगी और जिसको हम वॉलंटियर डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो कितने हैं आपके पास वॉलंटियर फोर्स अभी तक जिस आपकी टीम में काम कर रहे हैं लोग? अच्छा, जो मेरे पास टीम में ऑफिस में आके बैठते हैं वो तो कोई हम 6 से 7 लोग एनर्जेटिक, जिसको उसके फाइनेंस सेक्रेटरी कह लें, जनरल सेक्रेटरी कह लें, प्रेसिडेंट ऑब्वियसली मैं इसको खुद कर रहा हूँ, इसका हेड, वाइस प्रेसिडेंट इस टीम का हिस्सा है। 6 से 7 लोग मेरी एग्जीक्यूटिव टीम है। उसके अलावा वॉलंटियर्स अभी हम डिफरेंट सेशंस भी करते रहते हैं, तो हमारे पास राउंड अबाउट के 100 की टीम्स कह लें बैकेंड पे हैं हमारी। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में आपने बात की कि फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, तो फ्री एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसका हम कैसे आप चेक एंड बैलेंस करते हैं या क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि वाकई ये डिजर्विंग है? अच्छा, मुझे जब स्कॉलरशिप मिला था पीफ का, तो वहाँ पे मुझे लगा ये बड़ा इशू होता है जो आपने क्वेश्चन किया। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने ये वाकई बहुत बड़ा इशू है। इसका मुझे एक्सपीरियंस जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि मेरे ऐसे कोलीग्स यूनिवर्सिटी के अंदर, क्लास फेलोज ऐसे थे जो डिजर्विंग नहीं थे। अब ऑन एयर हूँ तो उसके अंदर ऑब्वियसली लोग ना जो अच्छे कपड़ों में आते थे, वेल सेटल्ड थे, उस दिन उन्होंने कोशिश की कि कोई पुरानी शर्ट पहन के आ जाएं, अगर मोबाइल अच्छा लिया हुआ है, आईफोन लिया हुआ है, तो वो पुराना मोबाइल लेके चले जाएं किसी दोस्तों से, ताकि हम वहाँ जाके लगें कि हम डिजर्विंग है। तो मतलब ये हमारे यहाँ पे अफसोस का मकाम है। डिजर्विंग लोगों के लिए स्कॉलरशिप होता है और जो डिजर्विंग नहीं होते वो इस तरह की हरकतें करें, और जो डिजर्विंग होंगे तो ऑब्वियसली वो महरूम रह जाएंगे। तो एक तो मैंने वो अपने लाइव आंखों से देखा, ऑब्जर्वेशन थी कि यार लोग क्या करते हैं, डिजर्विंग लोग महरूम हो जाते हैं। अगर अल्लाह पाक की तरफ से करम नवाजी ना होती तो शायद मैं भी महरूम हो जाता। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट, पीफ स्कॉलरशिप मिला था तो मेरी पहली जॉब पीफ में हुई थी। तो पीफ के अंदर जब जॉब हुई थी तो वहाँ पर मुझे डायरेक्ट स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशंस के हवाले से मुझे फॉर्म्स दिए जाते थे कि इसको वेरीफाई करो कि आया कि डिजर्विंग है नहीं है। फिर उन्हें कुछ कैटेगरी रखी हुई थी कि आपने वेरिफिकेशन करनी है कि आया कि इनके बिजली का बिल कितना आता है, फादर की सैलरी कितनी है। तो उन्होंने एक चेक लगाया था कि 30,000 से ऊपर सैलरी होगी तो मतलब नहीं दिया जाएगा। ये आज से कुछ 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम 30,000 भी बड़ी अमाउंट होती थी। तो 30,000 का चेक था, तो वो इंटरव्यूज़ करके या उनके जो भी उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी, बेसिक उसके अंदर ये था कि आप जब बिजली का बिल और गैस का बिल लेंगे अगर तो वो बड़ा नॉमिनल सा है तो इसका मतलब वो वाकई डिजर्विंग है। समटाइम उनमें से अक्सर फैमिलीज़ का जब हम बिल मंगवाते थे उसका किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000। वो भाई जो 40,000 50,000 बिल अफोर्ड कर रहा है, पे कर रहा है, तो फिर वो डिजर्विंग कहाँ से हुआ? तो वहाँ से मुझे एक काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी वही चीज़ें अप्लाई की। लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट आई पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो मेरे वालिद साहब ने वालदा को डिवोर्स दे दिया है, तो अब मेरी वालदा घरों में काम करती है। तो फिर मैंने जब उससे कहा कि यार आप अपना ना बिल भिजवा दें, तो उसके बिल ना 25 से 30, मैंने कहा 25-30,000 कैसे बिल आ जाता है, आपके घर एसी वगैरह लगे हुए हैं? तो मुझे कहने लगी वो ना मेरी वालदा ने दूसरी शादी की है, तो अब वो जो स्टेप फादर है मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा स्टेप फादर क्या, उनका बिजनेस है। मैं भाई अल्लाह के बंदो, आपके स्टेप फादर सेटल्ड हैं, वो आपकी मदर को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एज ए वाइफ उनको अपनाया, और फिर आपको ऑब्वियसली उन्होंने खुद उसने इतराफ़ किया कि मुझे सपोर्ट कर। मैं फिर आप किस तरह क्यों किसी का हक खा रही हैं? तो वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला पीफ से कि आप लोगों को की वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है। फिर हमारी टीम कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली एवेल्यूएट कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को मिला पीफ के अंदर। तो मैं उम्मीदें शहर के अंदर भी वो चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा ज़िशान साहब, स्ट्रीट चाइल्ड की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बढ़ते हुए केसेस देखते हैं दिन ब दिन, और एक बहुत बड़ा मसला है।
तो इतना बड़ा मसला है और इसको आप कैसे देखते हैं कि स्ट्रीट चाइल्ड के हवाले से गवर्नमेंट भी काम कर रही है और मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं, जैसे आपकी NGO है वो भी काम कर रही है, तो आप क्या समझते हैं स्ट्रीट चाइल्ड को हम कैसे वो बच्चे जो डिज़र्विंग हैं या जो डिज़ायर है जिनकी जो स्टडी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इस मसले को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, इस मसले के हवाले से चूँकि मैं जो मेरे साथ बीती पहले मैंने उसके ऊपर वर्किंग की, अब थोड़ा सा आगे मैं जब गया, अभी मैंने कुछ जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे बच्चे लाइक कूड़ा करकट उठाने वाले अपने फादर के साथ जब आते हैं, मैंने उसको पकड़ के मिला उसके वालिद को, तो मतलब मेरे दिल के अंदर ये एक तड़प दूसरी जागी। अब इसके ऊपर मैं अभी रिसेंटली मैं विज़िट किया खिदमत फाउंडेशन को, तो उसके अंदर उनका प्रोजेक्ट मैंने सारा स्टडी किया कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर ना दो इश्यूज़ आ रहे हैं जो इनिशियली हम शुरू करना चाह रहे थे उसके अंदर, कि जो बच्चे वालिदैन ने जिनको काम सीखने के लिए भेज दिया है, अब वो कहते हैं जी वो हमें कुछ अर्न करके दे रहे हैं। एक बच्चा 10-12 साल का, वो किसी भी शॉप पे काम करता है, वो मंथली 2-4 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार, बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग फैमिलीज तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो एक ये मसला है जिसको लाइक उनको या तो फिर ये कि हम फर्स्ट टाइम स्कूल भिजवाएं और उनको कहें कि सेकंड टाइम आप काम करें, या अभी ट्रेनिंग स्किल्स की बात करें IT की, तो वो खैर थोड़ा सा अपर लेवल पे चली जाती है। उसके लिए सिंपल यही हमने सोचा है कि पार्ट टाइम जितनी भी शॉप्स के ऊपर काम करने वाले बच्चे उनको काम करवाएं। फर्स्ट टाइम हम उनको बुक्स वगैरह या जो भी उनकी यूनिफॉर्म या उनका जो भी खर्चा है उनके पेरेंट्स को कहें कि ये हमारी टीम उसको अफोर्ड करेगी, ऑब्वियसली हम जितना भी सपोर्ट हो सका उसको करेंगे। बाकी एक बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर मज़ीद अलखिदमत के जो प्रोजेक्ट है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उससे उम्मीद है मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो मैं इसके ऊपर डिटेल टॉक अगेन करूँगा। अच्छा ज़ीशान साहब, ये स्किल्स का आजकल दौर है, जैसे कि वी आर लिविंग इन डिजिटल एज और वी नीड मोर स्किल्स एज वी कंपेयर विद द प्रीवियस टेन्योर और प्रीवियस डेकेड। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली वो जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग, उनको स्किल की बहुत ज़रूरत है। फिर आगे जाके उन्हें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जाना होता है, तो स्किल्स वहाँ पे अपने वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप इस वाले से क्या क्या काम कर रहे हैं, बिकॉज आपकी फाउंडेशन भी स्किल्स पे बड़ा वर्क कर रही है। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा जब जॉब के साथ मेरी एक जुस्तजू थी, वाली साहब ने एक बचपन में बात की थी कि बेटा अगर मैं ना ज़िंदगी में जॉब करता तो इतना सारा कुछ जो मैंने लाइक रेंट पे होता, उनके कहने का मतलब ये है कि हमारा चूँकि घर भी अपना एक मिडिल क्लास फैमिली ने स्ट्रगल करके एक घर भी बना लिया तो उसको भी बड़ी गनीमत समझा जाता है। तो वाली साहब कहते थे अगर मैं वो ज़िंदगी में जॉब करता तो शायद ये जो घर आपके लिए बनाया है, एक दुकान बनाई है, तो वो ना बना पाता। तो एक क्वेश्चन था कि ज़िंदगी में लाइक जॉब के अलावा भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे आके ऑनलाइन दुनिया की तरफ गया कि ऑनलाइन व्हाट इज़ ऑनलाइन बिजनेस। तो उसके अंदर मैंने खुद कपड़ों का बिज़नेस स्टार्टअप लिया, उसके अंदर बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया। उसके अंदर आपने मैरिज ब्यूरो का जिक्र किया, उसका स्टार्टअप लिया तो उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया। अभी रिसेंट हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया गाड़ियों के एक्सेसरीज़ के हवाले से। अच्छा। तो उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो मतलब वो टूल्स हैं ना, मतलब उसके वो सीखने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा 4 साल डिग्री या 2 साल डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक मैट्रिक पास भी या इवन दैट मिडिल पास भी बच्चा आके हमारे पास मेरे सामने बिठा दें, उसको 10 मिनट के अंदर सिखा दूँगा बेटा ये बेसिक टूल्स हैं, आपने उसको पोस्ट डिज़ाइन करके डिज़ाइनर आप डिज़ाइनिंग खुद सीख सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो किसी डिज़ाइनर से बनवा के आप उसको टूल को इस्तेमाल करें, उसको बूस्ट करें, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, आपको कस्टमर्स मिलेंगे, आपके पास पीछे लीड जनरेशन सेव हो रही है, फाइल लीड काफ़ी ज़्यादा बनेगी, तो आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें, सिंपल इज़ दैट। अब जब वो मैंने खुद किया तो मुझे रिस्पॉन्स आया, मुझे लगा कि अच्छा इस ट्रेनिंग स्किल्स देनी चाहिए बच्चों को IT से रिलेटेड। आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा इनकलाब है आज के दौर के अंदर, बिजनेस करना तो कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं है मेरे नज़दीक। मैंने चूँकि थोड़ा सा किया, चूँकि इनिशियल लेवल पे हूँ, चीज़ें आप लर्न कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली स्टार्ट किए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको बड़े लेवल पे लेके जाए, तो वही मेरे अंदर जज्बा है अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो फिर इन स्टूडेंट्स के लिए भी अब फिर उसके अंदर हमने स्टार्ट किया ऑर्फन एज से। तो ऑर्फन एज के अंदर हमारे पास 9th और 10th के बच्चे हैं जिनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। एक ऑर्फन एज के साथ हमारा MOU साइन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता हम चाह रहे हैं कि पहले जितने भी ऑर्फन्स हाउसेस हैं यहाँ पे, ऑर्फन एजेस हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर, उन सब के साथ 1 by 1 करके MOU साइन करें और उनको ट्रेनिंग स्किल्स दें। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूं जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो यकीनन हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ीशान साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक मसीहा के तौर पर आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। इनका अगला जो प्रोजेक्ट है वो मैरिज ब्यूरो है, और जैसा कि पाकिस्तान के अंदर
रिश्ता करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है फैमिलीज़ के लिए, वो जो लोग इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं होते, और बच्चों की शादियां करना एक बहुत बड़ा मसला है, जिनकी वजह से शादियां न होने की वजह से बहुत सारे मसाइल भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, ये मैरिज ब्यूरो का जो आपने 2 साल से आपने बताया कि ये स्टार्ट किया है, तो क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट की यकीनन इसके लिए तो बड़ी अच्छी अमाउंट आपको रिकॉर्ड होगी, तो कोई स्पॉन्सर्ड भी होते हैं या कोई और आपको लोग इस वाले से हेल्प कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? जैसे मैंने बताया कि हम ना सारी यूथ ही हैं, फ़िलहाल कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। अच्छा, इसके पीछे भी एक, जिस तरह आपने पूछा कि उम्मीदें सर कैसे माइंड में आइडिया आया, ये मैरिज ब्यूरो मैंने क्यों शुरू किया, इसकी एक अलग स्टोरी है। मतलब लाइफ के अंदर मुझे लगता है जहाँ पे हर्डल्स आई, जो प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ख्वाहिश थी कि वो किसी की दूसरे की ज़िंदगी में ना आए। रिश्ते के हवाले से जब आप बात करते हैं, मैं उम्मीदें सैर मैंने बनाई और 2-4 लोगों से कहा, लोग ना बड़ा डरते हैं। लाइक मेरे चूँकि पेरेंट्स की डेथ हो गई थी 2016 में, और 17-18 में मैंने उम्मीदें सैर स्टार्ट की, 17 के एंड 18 के स्टार्ट में। तो जब मैंने किसी से कहा ना कि यार लाहौर, अब चूँकि मैं लाहौर में रहता था, मैं भावलपुर में करना नहीं चाहता था। भावलपुर से लेके आता वो मसले कि उसको यहाँ पे एडजस्ट होने में मसले थे, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। और दूसरा, अगर वो भावलपुर ही होती और मैं यहाँ पे होता तो मैं उसको ठीक नहीं समझता कि शादी का पर्पस ही होता कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहें। तो मेरा इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब लाहौर में शादी करनी चाहिए, जॉब भी थी, सब कुछ वेलफेयर भी चला रहा था। तो अब मैं ना उस टाइम 2-4 लोगों से कहा, तो लोग, मुझे लगा कि लोग डर रहे हैं। एक नेकी का काम है, फिर भी कोई रिस्क नहीं लेता, कोई किसी को रेकमेंड नहीं करता। तो फिर एक मैं मैरिज ब्यूरो पे गया, उन्होंने मुझे कहा जी 10,000 एडवांस दे दें, रिश्ता होने के बाद 1 लाख रुपये होगा, 15,000 एडवांस दे दें। अच्छा, फिर उसके अंदर एक चीज़ थी कि 10,000 एडवांस देने के बाद आपको एक प्रोफाइल दिखाएंगे, वो आपको पसंद आ गई ठीक, नहीं तो फिर दूसरी प्रोफाइल दिखाएंगे, उसके लिए फिर 500 या 1,000 रुपये आपको चार्ज। अच्छा, वो मुझे उस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेट किया कि यार अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, अच्छा ये इतना कर रहे हैं, मतलब हर आप ठीक है एडवांस फीस लें, टाइम लगता है। अब जब मैं करने लगा तो उसके ऊपर बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो चीज़ थी कि यार अच्छा 10,000 आपने एडवांस लिया, हर रिश्ते के ऊपर फिर 1,000, 2,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और फिर रिश्ता होने के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वो भी ले रहे हैं। एक चीज़ ये थी। और दूसरा, जब 2-4 लोगों से रेफरेंस बेस्ड बात हुई, तो रिश्तों के हवाले से जो एक माइंडसेट बना हुआ है हमारी माओं का, हमारे पेरेंट्स का, जो देखते चले आ रहे हैं वही करते चले जा रहे हैं। मतलब लाइक मैंने एक रिक्शे वाली की बेटी थी, मुझे किसी ने बताया, मेरा एक दोस्त था, मैंने तरावियाँ पढ़ाई थी, मेरा एक वार्डन दोस्त बना, उसने रेफर किया कि ज़ीशान साहब आप भी कम्बो हैं, तो वो भी कम्बो फैमिली, जो गो के कास्ट सिस्टम में मेरा बिलीव नहीं है, मैं इसके एंटी बोलता हूँ, और मैंने उसके कास्ट से हट के ही शादी की। तो वैसे उसने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे कर लें। अब उसने बताया कि उसका वालिद साहब ने रिक्शा चलाते हैं, तो मेरे सोचा कि अच्छा मेरे वालिद साहब भी रिक्शा चलाते रहे थे, तो उनसीयत, अच्छा ये कितना कमा लेते होंगे। तो मैंने उनसे हाँ कर दिया। खुलासा है कलाम, उसको मैं डिटेल मज़ीद नहीं बताऊंगा, कि उसने जब रिश्ता वेरिफिकेशंस कर ली, ज़ीशान साहब आप ठीक है, जॉब जो बताया उतनी है, सैलरी भी ठीक बताई है आपने, हमारी तरफ से रिश्ता डन है। मैंने कहा ठीक है जी, फाइनल, फिर मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट बात को बढ़ाते हैं। मुझे कहने लगा जी अच्छा हमारी एक शर्त है, जब लास्ट मुलाकात फाइनल बात की शादी कब करनी है, 10 लाख रुपये हम हक महर लेंगे। अच्छा, उनसे पहले मेरा थीम ये था कि निकाह मस्ट बी अ सिंपल, सादा होना चाहिए। 10 लाख डिमांड कर ठीक, मैंने उनसे कहा था, अच्छा जब पहली मुलाकात हुई तो मैंने उससे पहले दिन कहा था, क्योंकि मैं उम्मीदें सैर का प्रोजेक्ट था शादी विद सादगी, एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो मैंने उसको पहले दिन से कहा था कि मैंने ना सादगी से निकाह करना है, मेरी तरफ से 10-12 लोग आएंगे, आपने जितने बुलाने हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप भी कम बुलाइएगा, मेरी तरफ से जहेज़ नहीं लिया जाएगा, मैं इसको रिटर्न लिख के दे देता हूँ, मैं ताना भी नहीं दूंगा। मतलब मेरी बहनों की तरफ से, फैमिली की तरफ से ताना नहीं मिलेगा, मैं रिटर्न लिख के देता। बात चलती रही, उनको पसंद आया, जब बात होगी तब मुझे कहा 10 लाख रुपये हक मार लूँगा। तो मैंने कहा यार मैं आपसे जहेज़ नहीं ले रहा, मैं आपसे मतलब सादा चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, 5 तोले सोना दे दें, 10 लाख रुपए हक मार दे दें, 5 मरले का प्लॉट नाम करवा दें। मैं सर पकड़ के भी यार निकाह एक तरफ, अच्छा फिर वहाँ से क्वेश्चन उठे ना दिल में कि एक तरफ इस्लाम कहता है कि निकाह आधा ईमान है, अन निकाह निस्फुल ईमान, इस्लाम ये कह रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं खुद के साथ, मतलब हम जालिम बन चुके हैं एक दूसरे के लिए। जब आप निकाह को एक हलाल वे को मुश्किल करेंगे तो मुझे बताएं क्या चीज़ आसान होगी। हराम भी आसान होगा, हराम रिश्ते प्रमोट होंगे। तो वो एक फिर मेरे दिल के अंदर अच्छा यार इतना एक मसला, मतलब मुझे एक्चुअली लगा कि यार सबसे बड़ा मसला एजुकेशन भी हो जाती है, आप स्कूल में भी फीस अफोर्ड कर लेते हैं, कॉलेज में भी कर लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी 60,000 लाख 2 लाख फीस होती है, आप अफोर्ड कर लेते हैं।
जब ये मुझसे डिमांड हुई कि 10 लाख रुपए हक महर, 5 तोले सोना, वो मैंने बैठे कैलकुलेट कर था, वो 20, 25, 30 लाख रुपए बन रहे थे। और अगर आप आजकल इससे आगे बढ़े तो फिर 5-5 मरले घर की डिमांड भी की जाती है। तो मुझे लगा कि 1.5 करोड़ रुपए शादी के अंदर लगेगा। उसी दिन से ठान ली कि अब इस निकाह आसान बनाओ मुहिम को प्रॉपरली अपना प्रोजेक्ट बनाना है और निकाह आसान बनाओ मुहिम के लिए प्रॉपर वर्किंग करनी है। इसके फिर मैंने रिसर्च वर्क किया। अच्छा, फिर जब मैंने रिसर्च किया, अच्छा ये इसकी एक्चुअली स्टोरी थी इसके पीछे, मैरिज ब्यूरो के पीछे, कि इतना एक ज़्यादा जब मुश्किल कर दिया गया। इसके अलावा एक और फैमिली से बात हुई, इनिशियली वही बात मेरी शर्त कि मैंने सादगी से करनी है। फिर इस्लाम का आपका, इसको थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं। इस्लाम जब आपका कह रहा है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, जब मैंने रिसर्च वर्क करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब उधर से बात होती थी, इधर निकाह हो जाता था। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दोस्त को भेजे, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने नाम सुना होगा, कि जाके फ़लाँ घर में ना रिश्ता पसंद मुझे आया, आप जाके मेरे रिश्ते की बात करें। अब हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उनके घर जाते हैं रिश्ते के लिए और जाके खूबियाँ बता रहे हैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो वो घर वाले कहते हैं कि यार अबू दरदा को छोड़ें, मुझे आप ये बताएं, हम आपके लिए राज़ी हैं, आपने करनी है तो बताएं। अब वहाँ पे रिश्ता लेने जा रहे हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए और वहाँ पे सीधा बात जाते ही वो ऑफ़र करते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी को कि आपने करनी है तो बता दें। वहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का उसी वक्त अंदर घर बैठे निकाह हो जाता है, किसी को कोई नहीं बुलाया जाता। और फिर जब बाहर आते हैं हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने कि मुझे अंदर एक ऐसा वाक़या मुझे आपको बताते हुए हया आती है, हया आ रही है। तो उन्होंने बताया क्या वाक़या हुआ। उन्होंने कहा जी मैं अंदर गया हूँ तो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मेरा निकाह हो गया। तो उन्होंने कहा जी इसके अंदर आपको हया करने की ज़रूरत नहीं है, हया तो मुझे आनी चाहिए कि मैंने आपको वहाँ भेजा जो अल्लाह पाक ने आपके लिए लिखा हुआ था। मतलब इतनी सादगी के साथ एक चीज़ और इतना मुस्बत पैगाम, इतनी पॉजिटिविटी। और यहाँ पे हमारे यहाँ हम दो दोस्त हैं, किसी को भेज दिए कि यार आप मेरे लिए रिश्ता मांगने जाएं और वो मेरे रिश्ते मांगने की बजाय वो वहाँ पे जाके खुद निकाह कर ले और हम सारी ज़िंदगी उसका एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। तो इस्लाम हमारा इतना है। तो ये एक सारा जब मैंने रिसर्च वर्क किया तो इस्लाम के अंदर निकाह बिल्कुल सादा था। उसकी वजह से मेरी एक अंदर जुस्तजू पैदा हुई थी कि मैंने मैरिज ब्यूरो बनाना है और लोगों के लिए निकाह आसान करना है। यकीनन बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर आपकी। और एक वक्त मैं दिल नहीं कर रहा कि प्रोग्राम अख्ताम को जाऊं, लेकिन यकीनन हमें अख्ताम की तरफ जाना होगा। और ये ज़िशान साहब की स्टोरी है और उम्मीद सहर को लेके चल रहे हैं और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ए वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले ख़ुद को बचा ले। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक मसीहा हैं और पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, अपने यूथ के लिए काम कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल जाते हुए बताइएगा सर कि आजकल किस दौर में जैसे कि पॉलिटिकल क्योस भी है, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ अभी उस तरह से नहीं आ पा रहा, तो यूथ के अंदर ये जो जज्बा है वॉलंटियर का या जो लोगों को सर्व करने का जो जज्बा है, हम मोस्टली ये कर रहे होते हैं जी मुझे क्या मिलेगा इन रिटर्न, मुझे क्या मिलेगा। तो हमारे अंदर ये जज्बा कैसे आए कि हम लोगों के लिए उनकी भलाई के लिए सोचें। अच्छा, थोड़ा सा इसको जल्दी से अच्छा इसको मैं शॉर्ट एक हदीस, दो हदीसें बयान करूँगा। एक ये कि जज्बा का लेवल क्या होगा, कैसे आएगा, क्यों करें। उसके अंदर एक हदीस है, मेरी जो ज़िंदगी टर्निंग जिसने चेंज किया, ये भी उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस हदीस का। यसीरू वला तुअस्सिरू बशीरू वला तुनफ़िरू, कि आसानियाँ पैदा करो मुश्किलात पैदा ना करो, खुशखबरियाँ सुनाओ नफ़रत ना फैलाओ। एक चीज़। और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई काम करते हैं, अना इंदा ज़न्ना अब्दी व अना माअहू, मेरा बंदा मुझसे जैसे गुमान करता है मैं उसको वैसे अता करता हूँ। तो मतलब आपका गुमान, आपके ख़यालात उस इतने पॉजिटिव और इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप फिर जो सोच लेंगे ना फिर वो राहें बनती चली जाएंगी। मेरा ये बिलीव है। और मैंने ऑब्वियसली मतलब हर पॉइंट के अंदर बताया कि मुश्किलात आई, मैं सोचता चला गया कि अच्छा ये मुश्किल है, मैंने इसके ऊपर काम करना है। तो जैसे जैसे काम करता चला गया वो मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरी मिसिस 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, अब जहाँ पे रिश्ता हुआ वो अल्लाह